नमस्कार दोस्तों, मैं फाल्गुनी वाला स्वागत करती हूँ आप सबका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। 6.1 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। ऑप्शन 1 यूज्ड टू डिटरमाइन हीट चेंजेस। ऑप्शन 2 whose value is independent of path. Option 3 used to determine pressure volume work. Option 4 whose value depends on temperature only. So इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन है क्या। स्टेट फंक्शंस वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट हाउ इट इज रीच। चलिए इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। जब आप स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं तो घर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। अब यहाँ पर आपके घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ना कि कौन से रास्ते से आप जाने वाले हो। दैट मीन्स ऑप्शन 2 दैट इज whose वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज करेक्ट आंसर। 6.2 फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज ऑप्शन 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 2 डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 3 Q इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 4 W इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एडियाबेटिक कंडीशन। सो एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स व्हाट? Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding। तब आपको समझ में आया होगा कि एडियाबेटिक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो T होता है सिंबल टेम्परेचर का, P होता है प्रेशर का, Q होता है हीट का और W होता है वर्क का। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 Q इज इक्वल टू 0 हुआ आपके लिए सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर ऑप्शन 1 यूनिटी, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 लेस देन 0, ऑप्शन 4 डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। तो स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है? तो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 bar प्रेशर। और जब सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है तब उसकी एंथैल्पी होती है 0। तो हमारा ऑप्शन 2 0 होता है सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4। डेल्टा U0 ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H0 इज। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है डेल्टा H0 की वैल्यू, और आप क्वेश्चन में देख सकते हो डेल्टा U0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज -x किलोजूल पर मोल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो ये इक्वेशन तो दोस्तों आपको पता ही होगी, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस P डेल्टा V। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम P डेल्टा V को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा NGRT से। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGRT। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। किसी भी कंबशन के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, और कंबशन की प्रोडक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपकी बेसिक इक्वेशन बन जाती है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपकी रिएक्शन बन जाएगी CH4 गैस प्लस 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। नाउ डेल्टा NGRT, तो डेल्टा N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में और वाटर है इन अ लिक्विड फॉर्म। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है 1, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। एंड इन रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हो दोनों ही रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में। मीथेन है 1 मोल और ऑक्सीजन है 2 मोल। सो 1 प्लस 2 हो जाता है 3। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन डेल्टा N इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा N इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का आंसर आ जाता है दोस्तों -2। अब हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू मिल गई है, डेल्टा U0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। हम ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारी इक्वेशन में। तो डेल्टा U0 है इज इक्वल टू -x, डेल्टा N इज इक्वल टू -2। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा H0 इज इक्वल टू -x प्लस -2RT। प्लस और माइनस होता है दोस्तों माइनस, तो हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू -x -2RT। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो डेल्टा H0 की वैल्यू डेल्टा U0 की वैल्यू से 2RT जितनी कम है। दैट मीन्स डेल्टा U0 की वैल्यू ज़्यादा है और डेल्टा H0 की वैल्यू कम है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H0 लेस देन डेल्टा U0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन 3
लेस देन डेल्टा U 0 हो जाता है सही आंसर। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 6.5। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलोजूल पर मोल, -393.5 किलोजूल पर मोल and -285.8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको ढूंढना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन और आपको दी गई है कंबशन एंथैल्पी मीथेन की, ग्रेफाइट की और डाइहाइड्रोजन की। तो चलिए सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है हम उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो मीथेन कंबशन की इक्वेशन होती है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O और उसकी वैल्यू दी गई है -890.3 किलोजूल पर मोल। सेकंड चीज हमें दी गई है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट होता है प्योर कार्बन। तो चलो उसकी कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं C + O2 gives CO2 और उसकी वैल्यू हमें दी गई है -393.5 किलोजूल पर मोल। तीसरा कंबशन हमें दिया गया है डाइहाइड्रोजन का, तो उसकी इक्वेशन होती है H2 + ½ O2 gives H2O और उसकी वैल्यू है -285.8 किलोजूल पर मोल। और हमें ढूंढनी है मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें ढूंढनी हो तो हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन, जो हम लिख सकते हैं C + 2H2 gives CH4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन फॉर्मेशन एंथैल्पी में रिएक्टेंट की तरफ है कार्बन, जो हमें मिल सकता है इक्वेशन नंबर 2 पे से। हमें चाहिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, बट यहाँ पर जो इक्वेशन है वो सिर्फ 1 मोल के लिए है, तो हमें उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हमारी इक्वेशन बनती है 2H2 + O2 gives 2H2O। तो हमें उसकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वो वैल्यू बन जाती है 2 × -285.8 किलोजूल पर मोल और हम उसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन है इक्वेशन नंबर 2 में रिएक्टेंट की तरफ, डाइहाइड्रोजन है इक्वेशन नंबर 3 में रिएक्टेंट की तरफ और हमें चाहिए मीथेन, वो हमें मिल सकता है इक्वेशन नंबर 1 पे से, बट हमें चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। बट इक्वेशन नंबर 1 में मीथेन दिया है रिएक्टेंट की तरफ, तो वो होती है अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 + 3 - 1 गिव्स मीथेन। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ये कैसे आ सकता है। इक्वेशन 2 है C + O2 gives CO2 प्लस इक्वेशन 3 है 2H2 + O2 gives 2H2O माइनस इक्वेशन 1 है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। अब हम सारे रिएक्टेंट को एक तरफ लिख देते हैं और सारी प्रोडक्ट को लिख देते हैं सामने की तरफ। तो इक्वेशन 1 में रिएक्टेंट है C + O2, इक्वेशन 2 में रिएक्टेंट थे 2H2 and O2 और इक्वेशन 3 में रिएक्टेंट है CH4 + 2O2। बट जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोस्तों, सी द साइन माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारी साइन हो जाएगी -CH4 and -2O2 और सारी प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड पर। तो फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट है CO2, सेकंड इक्वेशन की प्रोडक्ट है 2H2O और थर्ड इक्वेशन की प्रोडक्ट है CO2 and 2H2O। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बोला, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन हो जाती है प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट की तरफ 2 ऑक्सीजन है और -2O2 है, सो O2 + O2 बन जाता है 2O2 और 2O2 विल कैंसल बाय -2O2। और प्रोडक्ट की तरफ है CO2 + CO2 एंड -CO2, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वहां पर है +2H2O एंड -2H2O, तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हमारी रिएक्शन आती है C + 2H2 - CH4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये -CH4 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाए तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी C + 2H2 gives CH4। तो ये कंफर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 2 + इक्वेशन नंबर 3 - इक्वेशन नंबर 1 gives CH4। तो चलिए ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं। इक्वेशन 2 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है -393.5, इक्वेशन 3 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है 2 × -285.8 और इक्वेशन 1 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है -890.3। और इन सभी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है -74.8 किलोजूल पर मोल और ये आंसर है आंसर नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन 6.6। अ रिएक्शन A + B gives C + D + Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है कि नहीं, रिएक्शन लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है कि नहीं, या किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, या तो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्शन पॉसिबल कब होती है। तो रिएक्शन पॉसिबल होती है जब ΔG की वैल्यू नेगेटिव हो और ΔS की वैल्यू पॉजिटिव हो।
तो यहाँ पर हमें डेल्टा एस की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच का रिलेशन लिख देंगे। तो वो हमें रिलेशन यहाँ पर ऑलरेडी पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू है पॉजिटिव, वो हम इक्वेशन में रख देते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस की जगह हमने रखा है पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा क्यू की वैल्यू लिखी है प्रोडक्ट की तरफ, उसका मतलब होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, और जब हीट इवॉल्व होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो चलिए रख देते हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव। तो इस पे से हमें पता चलता है कि डेल्टा जी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए होती है नेगेटिव। दैट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 6.7। इन अ प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? तो हमें यहाँ पर ढूंढनी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स उसका सिंबल होता है डेल्टा U। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 701 जूल हीट और हीट का सिंबल होता है Q, और यहाँ पर दिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसकी साइन होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाती है प्लस 701, और यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, और वर्क का सिंबल होता है W। तो W की वैल्यू हो जाती है माइनस 394। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है डेल्टा U की वैल्यू, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज। अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पता है और वो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो चलिए रख देते हैं Q और W की वैल्यू इन इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q की वैल्यू है प्लस 701, W की वैल्यू है माइनस 394। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस 307 जूल, और जो है हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 6.8। द रिएक्शन ऑफ साइनेमाइड NH2CN solid form with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. The reaction is NH2CN gaseous form plus 3/2 O2 gas gives N2 gas plus CO2 gas plus H2O. तो यहाँ दोस्तों हमें फाइंड करना है एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी का सिंबल होता है H। एंथैल्पी चेंज दैट मीन्स हमें फाइंड करना है डेल्टा H। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दी गई है वैल्यू डेल्टा U की, और डेल्टा U की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में माइनस 742.7 किलोजूल पर मोल। टेम्परेचर दिया गया है, तो अब कैसे डेल्टा H और डेल्टा U रिलेट करते हैं, तो वो इक्वेशन आपको पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा NG की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड है नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 1 मोल, तो उनकी वैल्यू होती है 1 + 1। माइनस रिएक्टेंट की तरफ है NH2CN 1 मोल और ऑक्सीजन है 3/2 मोल। तो चलिए उनकी वैल्यू रखते हैं -1 + 3/2। जब ये इक्वेशन को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 - 2.5 मोल, और आपका फाइनल आंसर आता है डेल्टा Ng इज इक्वल टू -0.5 मोल्स। और टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 298 केल्विन, और आर है जो कि है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल पर केल्विन। अब ये सारी वैल्यू को हमारी इक्वेशन में रख देते हैं जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा U की वैल्यू है -742.7 प्लस डेल्टा NG की वैल्यू हमने फाइंड की है -0.5, R की वैल्यू है 8.314 × 10⁻³ और T की वैल्यू है 298। जब ये सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आता है डेल्टा H इज इक्वल टू -743.9 किलोजूल पर मोल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.9। Calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60.0 gram of aluminum from 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Molar heat capacity of aluminum is 24 joule per mole per Kelvin. तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि 60 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस लेकर जाने के लिए हमें कितने हीट चाहिए। तो हीट का सिंबल होता है Q, और Q की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, जहाँ पर C है हीट कैपेसिटी और डेल्टा T है टेम्परेचर चेंज। बट हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है एग्जाम्पल में वो है मोलर हीट ऑफ द सब्सटेंस जिसकी वैल्यू है 24 जूल पर मोल पर केल्विन,
मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है जो है 60 ग्राम, और यहाँ पर हमें C की वैल्यू नहीं दी गई है। बट अगर हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अवेलेबल है एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन लिख देते हैं, जो इक्वेशन है Cm इज इक्वल टू C/N। C होता है हीट कैपेसिटी, Cm होता है मोलर हीट कैपेसिटी और N होता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सब्सटेंस के लिए हमें लेना है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ढूंढने के लिए हमें चाहिए उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का मास यहाँ पर दिया गया है 60 ग्राम और उसका मोलर मास है 27। तो जब हम 60 डिवाइड बाय 27 करेंगे तो हमें मिलते हैं एल्यूमिनियम के मोल 2.22 मोल। तो अब हम इक्वेशन में हीट कैपेसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलती है C इज इक्वल टू CM मल्टीप्लाई बाय N। C इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमें दी है तो वो वैल्यू है 24 और मोल्स है 2.22। तो C इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन बनती है 24 मल्टीप्लाई बाय 2.22, तो हमारा आंसर आता है 53.28। अब हमारे पास हमारी पहले की इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास C की वैल्यू है बट डेल्टा T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डेल्टा T है टेम्परेचर चेंज, जिसकी वैल्यू हमें मिल सकती है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर है हमारा 55, इनिशियल टेम्परेचर है 35। तो जब हम 55 माइनस 35 करते हैं तो हमें मिलता है टेम्परेचर चेंज, जिसकी वैल्यू आती है 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई है तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बनती है Q इज इक्वल टू 53.28 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमारा आंसर आता है 1065.6 जूल। अगर हमें ये आंसर को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमें ये आंसर मांगा है किलो जूल में एग्जाम्पल में, तो हमारी जो वैल्यू है जूल में आई है उसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो हमारा आंसर आता है Q इज इक्वल टू 1.0656 किलो जूल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6.10। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी दी गई है, CpH2O लिक्विड दिया गया है और CpH2O सॉलिड दिया गया है। अब ये रिएक्शन होती है बेसिकली 3 टेम्परेचर पर। सबसे पहला स्टेप है 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन होके होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि है आइस का टेम्परेचर, और फर्दर डिक्रीज होके होता है -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंथैल्पी चेंज फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, जिसकी एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल सकती है डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T इक्वेशन से। यहाँ पर Cp की वैल्यू हमें दी गई है जो है 75.3। डेल्टा T की इक्वेशन आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल यहाँ पर है 0, इनिशियल है 10, तो 0 माइनस 10 हो जाएगा तो हमारा आंसर आता है -753 जूल। और हमारा सेकंड स्टेप का कन्वर्जन है 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए डेल्टा H की इक्वेशन देखते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T। यहाँ पर Cp की वैल्यू है 36.8 और डेल्टा T की वैल्यू होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर है -10, इनिशियल टेम्परेचर है 0, तो उसकी वैल्यू रखोगे तो हमारा आंसर आता है डेल्टा H2 का -368 जूल। अब यहाँ पर फ्यूजन एंथैल्पी हमें दी गई है जो है 6.03 किलो जूल पर मोल। अब आपने देखा कि ऊपर की दोनों एंथैल्पी की वैल्यू है जूल में और हमें किलो जूल को कन्वर्ट करना है जूल में, तो ये वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा आंसर आता है 6030 जूल पर मोल। हमें ढूंढनी है टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, तो हमें करना है तीनों एंथैल्पी चेंज का एडिशन। तो होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी। H1 की वैल्यू है -753, H2 की वैल्यू है -368 और फ्यूजन एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है -6030। जब ये सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आता है -7151 जूल पर मोल। बट अगर हमें ये आंसर को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम इस वैल्यू को डिवाइड करने वाले हैं 1000 से, तो हमारा फाइनल आंसर होता है -7.151 किलो जूल पर मोल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.11। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। कार्बन कंबशन की इक्वेशन है C प्लस O2 गिव्स CO2 और उसकी वैल्यू हमें दी गई है डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। जब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है तो उसका मास होता है 44 ग्राम। यहाँ पर हुआ है 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलिए उसके मोल फाइंड आउट करते हैं। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल
सो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आता है 0.8 मोल। जब हम 1 मोल कार्बन का कंबशन करते हैं तो उसकी एंथैल्पी हमें मिलती है डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल, पर हमारे यहाँ पर मोल्स आए हैं 0.8 मोल, तो उसकी कंबशन एंथैल्पी कितनी? तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो वो होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय -393.5 डिवाइड बाय 1, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है -314.8 किलो जूल पर मोल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.12। Enthalpies of formation of CO gas, CO2 gas, N2O gas and N2O4 gas are -110, -393, 81 and 9.7 kilojoule per mole respectively. Find the value of delta RH for the reaction. N2O4 gas plus 3CO gas gives N2O gas plus 3CO2 gas. तो यहाँ पर आपको फाइंड करनी है रिएक्शन एंथैल्पी जो है डेल्टा आर एच, और यहाँ पर आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन को लिख देते हैं और उनके नीचे लिख देते हैं उसकी सबकी फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो इक्वेशन हमने लिख दी है और उसके नीचे उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी लिख दी है। अब हमें ढूंढना है रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, जिसकी इक्वेशन होती है समेशन ऑफ द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो चलिए हम सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा आर एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ है N2O गैस जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 81 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 3 मोल। तो हम जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय -393 माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ है N2O4 जो है 1 मोल, तो डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू रख देते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी की जो है 9.7, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 3 मोल और उसकी वैल्यू है -110। तो हम रखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -110। जब हम ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है डेल्टा आर एच इज इक्वल टू -777.7 किलो जूल पर मोल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6.13। Given N2 gas plus 3H2 gas gives 2 ammonia gas. Delta RH0 is equal to -92.4 kilojoule per mole. What is the standard enthalpy of formation of ammonia gas? तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका मतलब क्या है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो है एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in its standard state form from its constituent elements in their standard state। यहाँ पर हमें डेल्टा RH0 की वैल्यू दी गई है -92.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एंथैल्पी चेंज वैल्यू दी गई है उस समय पर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, पर वो एंथैल्पी चेंज दिया है हमें 2 मोल्स ऑफ एमोनिया के लिए, बट हमें ढूंढनी है 1 मोल ऑफ एमोनिया के लिए। तो हम वो इक्वेशन को कर सकते हैं इस तरह से अप्लाई। 2 mole of formation of ammonia change enthalpy is -92.4 kilojoule per mole. So for 1 mole of formation of ammonia change, what is the enthalpy change? तो यहाँ पर हमें करना है फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा आंसर आता है -92.4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आता है -46.2 किलोजूल पर मोल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6.14। Calculate the standard enthalpy of formation of methanol from the following data। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन उसकी एंथैल्पी चेंज वैल्यू के साथ में दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम वो इक्वेशंस लिख देते हैं उसकी एंथैल्पी चेंज के साथ में। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो उसके लिए हमारा आंसर होगा इक्वेशन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब दोस्तों ये इक्वेशन कैसे आई उसके लिए आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल 6.5। वहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये इक्वेशन आई कैसे। तो दोस्तों प्लीज वहां जाइए, वहां पर समझिए और फिर से इस एग्जाम्पल पर आइए। तो चलिए सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू है -393, इक्वेशन 3 की वैल्यू है -286 और इक्वेशन 1 की वैल्यू है -726। जब हम ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -239 किलो जूल पर मोल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6.15। Calculate the enthalpy change for the process CCl4 gas gives C gas plus 4Cl gas and calculate bond enthalpy of CCl in CCl4 gas। तो यहाँ पर हमें दी गई है क्वेश्चन में वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CCl4
एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन गैस। तो चलिए सबसे पहले हम ये सारी एंथैल्पीज को हमारी कैलकुलेशन के पोर्शन में लिख देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ढूंढनी है एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन है CCl4 गैस गिव C गैस प्लस 4Cl गैस, और इसकी एंथैल्पी चेंज हमें ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं C प्लस 2 इंटू डी माइनस ए माइनस बी। तो दोस्तों अभी इक्वेशन आई कैसे, तो चलिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं C इक्वेशन, जो कि है कार्बन सॉलिड गिव्स कार्बन गैस। तो अब लिखते हैं इक्वेशन D और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो डायरेक्टली हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो होती है 2Cl2 गैस गिव्स 4Cl गैस। अब लिखते हैं इक्वेशन A, बट आप देख सकते हो कि इक्वेशन A के आगे माइनस साइन है, तो हमारी इक्वेशन बनती है माइनस CCl4 लिक्विड गिव्स माइनस CCl4 गैस। अब लिखते हैं इक्वेशन B, जिसके आगे भी माइनस साइन है, तो हमारी इक्वेशन बनती है माइनस C सॉलिड माइनस 2Cl2 गैस गिव्स माइनस CCl4 लिक्विड। अब यहाँ पर देख सकते हो 2Cl2 गैस और 2Cl2 गैस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, बिकॉज एक प्लस है दूसरा माइनस है। यहाँ पर माइनस CCl4 लिक्विड और माइनस CCl4 लिक्विड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो भी हो जाता है कैंसल। अब यहाँ पर है माइनस C सॉलिड और ऊपर है प्लस C सॉलिड, तो वो हो जाता है कैंसल। तो फाइनली हमारे यहाँ पर जो बचता है वो रिएक्टेंट की साइड है 0 और प्रोडक्ट की साइड आता है C गैस प्लस 4Cl गैस माइनस CCl4 गैस। अब यहाँ पर देख सकते हो CCl4 है नेगेटिव, अगर हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो वो बन जाता है पॉजिटिव। तो हमारी इक्वेशन होती है CCl4 गैस गिव्स कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस। तो आ गई ना दोस्तों हमारी इक्वेशन ये वाली। तो चलिए अब सारी इक्वेशंस की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा H इज इक्वल टू 715 प्लस 2 इंटू 242 माइनस 30.5 माइनस 135.5। जब हमें सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1304 किलो जूल पर मोल। अब दोस्तों हमें दूसरी चीज ढूंढनी है, जो है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 गैस। अब यहाँ पर हमने जो एंथैल्पी चेंज ढूंढा है वो है 4 बॉन्ड्स के लिए। आप देख सकते हो कार्बन और क्लोरीन, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो हम इस एंथैल्पी को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू बनती है 1304 डिवाइड बाय 4 किलो जूल पर मोल, और हमारा फाइनल आंसर आता है 326 किलो जूल पर मोल। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.16। For an isolated system delta U is equal to 0, what will be delta S? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलिए कंसीडर करते हैं एक क्लोज आइसोलेटेड वेसल को, जिसमें 2 अलग अलग गैसेस को फिल किया गया है और दोनों गैसेस सेपरेट है एक पार्टीशन के थ्रू। सपोज अगर हम ये पार्टीशन रिमूव करते हैं तो दोनों गैसेस हो जाती है मिक्स। जब ये दोनों गैसेस मिक्स होती है तो रैंडमनेस इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, बट इन चीज़ों के लिए हमें कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है डेल्टा यू की वैल्यू होती है 0, बट रैंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से एंट्रोपी होती है इंक्रीज। दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.17। फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A plus B gives C. Delta H is equal to 400 kilojoule per mole and delta S is equal to 0.2 kilojoule per Kelvin per mole. At what temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range? तो हमें यहाँ पर ढूंढना है कि कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो दोस्तों अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव और डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा जी और डेल्टा एस का रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ढूंढना है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो चलिए टी को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनती है टी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई डेल्टा एस। लेट अस कंसिडर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजिशन पे होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0। तो जब हम डेल्टा जी की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन मिलती है टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है जो है 400, डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है 0.2, तो हमारा आंसर आता है 2000 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू जब हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में रखते हैं तो टेम्परेचर जब 2000 केल्विन होता है उस टाइम पर
टी डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू होती है सेम, दैट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। बट जब हम 2000 से ज़्यादा आंसर रखते हैं टेम्परेचर का, तब हमारी टी डेल्टा एस की वैल्यू होती है ज़्यादा और डेल्टा एच होता है वही। दैट मीन्स उस टाइम पर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आती है नेगेटिव, और जब डेल्टा जी की वैल्यू आती है नेगेटिव उस टाइम पर रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। तो हमारा फाइनल आंसर होता है जब टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज़्यादा होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.18। फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस, व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। तो यहाँ पर हमें ढूंढनी है साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो 2 क्लोरीन एटम है रिएक्टेंट की साइड पर और क्लोरीन गैस है जो कि है मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की साइड पर। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के साइड पर क्लोरीन एटम्स थे जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होकर बनता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होना उसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, और हमें ढूंढनी है सेकंड वैल्यू डेल्टा एस की। जब 2 एटम अलग अलग होते हैं तो रैंडमनेस ज़्यादा होती है, और जब वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो रैंडमनेस कम हो जाती है। तो जब रैंडमनेस कम हो जाती है तो डेल्टा एस की वैल्यू बन जाती है नेगेटिव। हमारा अगला एग्जाम्पल है 6.19। फॉर द रिएक्शन 2A + B gives 2D, डेल्टा U0 is equal to -10.5 किलो जूल एंड डेल्टा S0 is equal to -44.1 जूल पर केल्विन। Calculate delta Z0 for the reaction and predict whether the reaction may occur spontaneously। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है डेल्टा G0। तो डेल्टा G0 की इक्वेशन होती है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। अब हमें यहाँ पर डेल्टा H0 की वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ पर नहीं दी गई, तो हम डेल्टा H0 की वैल्यू ढूंढ सकते हैं ये इक्वेशन से। वो इक्वेशन है डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NgRT। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर डेल्टा U0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, R इज अ गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर सभी चेंजेस है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो T की वैल्यू होती है 298 केल्विन, और जैसे कि आपको पता है डेल्टा Ng की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो उस हिसाब से हम फाइंड करें तो हमारी डेल्टा Ng की वैल्यू आती है -1 मोल। तो चलिए सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा H0 इज इक्वल टू -10.5 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298। तो हमारी ये कैलकुलेशन का फाइनल आंसर आता है डेल्टा H0 इज इक्वल टू -12.98 किलो जूल। अब हमें डेल्टा H0 की वैल्यू मिल गई है और बाकी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए सारी वैल्यूज को हमारी डेल्टा G0 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, आप इसे डेल्टा G0 की जगह डेल्टा G0 भी रीड कर सकते हो। तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। डेल्टा H की वैल्यू हमने फाइंड की है -12.98, T की वैल्यू है 298 और डेल्टा S0 की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में -44.1 जूल पर केल्विन। तो हमारी इक्वेशन का फाइनल आंसर आता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू प्लस 0.16 किलो जूल। यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा G0 की वैल्यू हमें मिली है पॉजिटिव और वो वैल्यू इंडिकेट करती है रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.20। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। What will be the value of डेल्टा G0? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में R और T की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो चलिए फाइंड करते हैं डेल्टा G0। डेल्टा G0 और K का रिलेशन है डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। यहाँ पर R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, टेम्परेचर दिया है और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है वो है 10। तो ये सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है -2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय log 10। तो हमारा फाइनल आंसर आता है -5744.14 जूल पर मोल। अगर हम इस आंसर को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर बनता है -5.744 किलो जूल पर मोल। नाउ क्वेश्चन 6.21। कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस गिवन। दो इक्वेशन दी गई है और दोनों इक्वेशन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी गई है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। जो इक्वेशन है हाफ N2 गैस
प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस और डेल्टा RH नॉट की वैल्यू है 90 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NO गैस। अब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है और आप देख सकते हो कि NO गैस है प्रोडक्ट की तरफ, तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से NO की एनर्जी होती है ज्यादा और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से NO हो जाता है अनस्टेबल। चलिए देखते हैं दूसरी इक्वेशन। हमारी दूसरी इक्वेशन है NO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO2 गैस और उसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है -74 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी है नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका मतलब होता है हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस फ्रॉम NO गैस एंड O2 गैस। तो यहाँ पर NO गैस की एनर्जी है ज्यादा और उसमें से फॉर्म हो रही है NO2 गैस। NO गैस की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो भी हो रहा है यहाँ पर अनस्टेबल। नाउ लास्ट क्वेश्चन 6.22, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स when 1 mole of H2O liquid is formed under standard condition, delta FH0 is equal to -286 किलोजूल पर मोल। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है डेल्टा S सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंथैल्पी की वैल्यू दी है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है हीट इवॉल्व होना, तो जो हीट सिस्टम में से इवॉल्व होती है वो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है और सराउंडिंग वो हीट को कर रहा है एब्सॉर्ब, तो उसकी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं Q सराउंडिंग इज इक्वल टू +286 किलो जूल पर मोल और हमारी डेल्टा S सराउंडिंग की इक्वेशन है Q डिवाइड बाई T। Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो है 286। यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होता है 298। तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू 286 डिवाइड बाई 298। तो हमारा आंसर आता है डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू 0.95973 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हम इसे जूल में लिखते हैं तो हमारा आंसर बनता है 959.73 जूल पर मोल पर केल्विन। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।